बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ से प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ शौकत हुसैन नाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स और मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं तालीम के हवाले से। गुज़श्ता दिनों यहाँ बाग में एक प्रिंसिपल्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया आफाक के ज़ेर एहतमाम। इस कन्वेंशन में ज़िला बाग और मज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सरकारी और जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, उनके जो हेड्स हैं, टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स, वो यहाँ पे आए और इस कन्वेंशन में वो शरीक हुए। कन्वेंशन का बुनियादी मकसद ये था कि असातिज़ा को मैनेजमेंट के हवाले से इदारों को बेहतर तरीके से बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ चलाने की जो तरतीब है वो बताई जाए, उस पर बात की जाए और जदीद जो तालीमी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उस पर बात की जाए। इस हवाले से सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पे हम देख लेते हैं खुसूसी रिपोर्ट जो इस प्रिंसिपल कन्वेंशन के हवाले से अमन असरा ने हमें भिजवाई है। आफाक के ज़ेर एहतमाम बाग में एक प्रिंसिपल कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला बाग के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के तमाम मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल्स, टीचर्स और माहिरीन तालीम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद तदरीस व तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसके अमल दरामद पर माहिरीन तालीम ने खुसूसी लेक्चर दिए। कन्वेंशन में इदारों की मैनेजमेंट, इदारों की तरक्की और महदूद वसाइल में रहते हुए जदीद निज़ाम तालीम के तहत तरबियत भी दी गई। मौके पर आफाक रीजन आजाद कश्मीर के हेड अरशद महमूद अरशद और दीगर ने लिब्रा न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीमी तरक्की के लिए इस तरह के प्रोग्रामात अहम किरदार अदा करेंगे। आज का जो हमारा प्रिंसिपल कन्वेंशन था बाग में, इसका ये मकसद ये था कि हम स्कूलों को एक इफेक्टिव स्कूल बनने के लिए उनके प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को और टीचर्स को गाइड कर सकें। और हम बड़े पुरुमीद हैं, बड़ा अच्छा सेशन हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये लोग अगर इम्प्लीमेंट करें जो तजावीज़ यहाँ ट्रेनर ने, शायद आलम साहब ने दिए, जो हमारे ट्रेनर थे आज के, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वो इस्लामाबाद से, नमल से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसके नतीजे में स्कूलों में बेहतरी आएगी और स्कूल आइडियल स्कूल की तरफ और इफेक्टिव स्कूल की तरफ इंशाल्लाह ताला वो कन्वर्ट होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे बाग में हैं और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कन्वेंशन था, मेगा प्रिंसिपल कन्वेंशन, और हमारा आज यहाँ पे जो टॉपिक था वो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट था। तो बेसिकली ये आफाक का एक इनिशिएटिव है कि आफाक स्कूल को हेल्प कर रहा है स्कूल्स को कि वो इफेक्टिव स्कूल्स कैसे बन रहे हैं। तो आज हमारा ये था कि हम अपनी मैनेजमेंट को कैसे ऐसे तरीके हो सकते हैं, ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस हम डेवलप करें सो दैट कि हम एक स्कूल को इफेक्टिव स्कूल बनाने में कामयाब हो सकें। तो माशाल्लाह बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके और बड़ी फ़ाइन ऑडियंस थी यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग थे और आई रियली लाइक्ड इट एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। सो थैंक यू आफाक एंड थैंक यू ऑल द प्रिंसिपल्स। ये हमारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के लिए, उनके प्रिंसिपल्स के लिए बहुत मुफीद रहा है और आफाक के शुरू से ही इस तरह की ट्रेनिंग्स का सेशन का एहतमाम करके टीचर्स और प्रिंसिपल की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एहतमाम कर रहा है। हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं और चूँकि इस मौजूदा दौर में जब तक टीचर ट्रेंड नहीं होगा वो आगे नई नस्ल को मियारी तालीम से ओहदा आमांग नहीं कर सकता और अपने फ़राइज़ मनसबी से ओहदा बरा होने के लिए ट्रेनिंग जो उसके लिए लाजमी है। तो आज का ये सेशन बहुत कामयाब रहा। आज के जो ट्रेनर थे, रिसोर्स पर्सन, उन्होंने भी इसका सही हक़ अदा किया है। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और आफाक का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्रामात का एहतमाम करके हमारे प्राइवेट तालीमी इदारों के स्किल को, टीचर्स की स्किल को प्रमोट करने की कोशिश। My name is Shabnam Rajabasi from Dinpur and the Milestone International School bypass प्रिंसिपल। आज का जो प्रोग्राम हुआ, जो मीटिंग हुई, जो वर्कशॉप की, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सईद बेग साहब का और आफाक वालों का, जो आफाक के ट्रेनर हैं, दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ।
چونکہ اس وقت ضرورت ہمیں جو بیسکلی ہے وہ مینجمنٹ کی، جو لیک آف مینجمنٹ ہے، افیکٹو مینجمنٹ آج کل اداروں میں، تو اس کے حوالے سے آج کا سیشن رہا. امید ہے کہ جس طرح ہم سب لوگوں نے یہاں پہ سیکھا، جو چیزیں دیکھی ہیں اداروں میں، ان کا ابھی اگر استعمال ہوا تو اس کے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے اس کے اچھے اثرات ہوں گے، کیونکہ باغ میں کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کافی فقدان ہے. تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی یہ ہم آج کے پرنسپل وغیرہ یہاں پہ شامل تھے وہ اپنا جا کے اداروں میں ان کے امپلیمنٹیشن کریں گے اور ایک اچھا رزلٹ، ایک اچھی نسل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تیار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ جو ہمارا 1 ڈے سیشن تھا یہ بیسیکلی اسکول مینجمنٹ کے اوپر تھا، اور آج ہمارے پاس تقریباً 75 اسکول میں سے مور دین 90 اسکول مینیجرز نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے. افیکٹو اسکول مینجمنٹ پہ آج ہم نے یہاں سیشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کروایا ہے. بڑا اچھا اور بینیفیشیل جو ہے نا سیشن رہا ہے. لوگوں کی بہت اچھی جو ہے نا اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی ہے. آفاق جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کام کر رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت اسکول کام کر رہے ہیں ان کی نہ صرف مینجمنٹ کی جو ہے نا ان کو ٹریننگ دی جائے، ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم ایک جو ہے نا بڑے وسیع پیمانے پر ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پورے آزاد کشمیر میں اور جو بہت دور دراز ایریاز ہیں جیسے کہ فارورڈ کوٹا ہے، عباس پور، اور جو بہت ریموٹ ایریاز ہیں ان کے اندر بھی ہماری ٹیچر ٹریننگ چل رہی ہیں. اس کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پرائیویٹ اسکولز کے اندر اسکول مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اویئرنیس لائی جائے، ان کو اس بات کے اوپر موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پروفیشنلی اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کریں، اپنے اداروں کو بھی اسٹرانگ کریں، اور جو ایجوکیشن کے اندر جو جدت آئی ہے، جو ایجوکیشن کے اندر اس وقت جو نئے جو ہے نا مطلب اصطلاحات اور ٹرمز اور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان سے وہ ان کو اویئرنیس بھی ملے اور وہ ان اسکولوں کو ان کو جا کے امپلیمنٹ بھی کریں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری آئے، ایک چینج آئے اور ہم ایک اچھی جو ہے نا نسل تیار کرنے میں کامیاب ہوں. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید طریقہ تدریس کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمارے خطے میں نجی سطح پر اس طرح کے پروگرامات خوش آئند ہیں اور ان سے تعلیم کے ساتھ قومی اور معاشرتی ترقی بھی ہوگی. ٹائم ٹو ٹاک کے لیے امن اسرار، لیبرا نیوز، باغ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کنونشن میں شریک جو لوگ تھے انہوں نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ یہ کنونشن تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اشارات کے حوالے سے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کے حلقے میں یہ ایک سڑک ہے کرنوٹا سے پلنچ، اور جو دوسری جگہ ہیں وہاں پہ جو جانے والی لوکل سڑک ہے جو مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ 20 سالوں سے ہر الیکشن میں کچھ ٹائم کے لیے اس کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ کام بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایزر نذیر عباسی صاحب. ایزر نذیر عباسی، بتائیے گا یہ جو لنک سڑک ہے اس کے حوالے سے کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ کن کن مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے؟ جی شوکت صاحب، یہ جو آپ نے روڈ کے مناظر دکھا رہے ہیں، جو ہمارے ناظرین یہ روڈ کے منظر دیکھ رہے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی فاٹا کا علاقہ ہے یا دور دراز کا علاقہ ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ غربی باغ کا علاقہ ہے. یہ روڈ غازی آباد سے جو مین روڈ چڑالے کی طرف جاتی ہے، چڑالے جانے سے پہلے غازی آباد ایکسچینج سے ایک روڈ اوپر جاتی ہے جو کرنوٹا ہائر سیکنڈری اسکول کے پاس جاتی ہے. وہاں سے یہ روڈ آگے لنک ہوتی ہے کرنوٹا سے بگلا، بگلا سے آگے چھت سے آگے پلنچ، اور پلنچ سے آگے یہ چھپڑیاں، پوٹ، اور یہ آگے ناڑوٹی ایک جگہ ہے. اس علاقے کو لنک کرتی ہے. یہ روڈ گزشتہ 20 سال پہلے بنائی گئی تھی. پہلے کرنوٹا روڈ بنی، اس کے بعد یہ آگے روڈ 15-16 سال پہلے اس کو جب بنایا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ بہت جلد اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے 5 یا 4 الیکشن اس روڈ پہ ہو چکے ہیں. 4 الیکشن ہو گئے ہیں. جب الیکشن آتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ روڈ کا کام شروع ہو جاتا ہے، 1-2 لاکھ بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس پہ کام ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت بھی غربی باغ کے ایم ایل اے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، سردار عتیق صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ روڈ نہیں بن سکی. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں اس علاقے کو جاننے والے لوگ ہیں، یہ غازی آباد سے جو روڈ اوپر جاتی ہے کرنوٹا سے یہ اس روڈ نے لنک کرنا تھا چھپڑیاں، پلنچ، پورٹ، ناڑوٹی،
बगला, इस जगह को लिंक करना था। ये रोड ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर रोड है, और अगर ये रोड ऊपर प्लांच छपड़ियों के साथ पोर्ट के साथ लिंक हो जाती है, तो अगर एक बंदा जो दिरकोट से नीलाबाट बारनदरी से जो रोड नीचे आती है वहाँ से ये आएगी, रियाला की तरफ भी टच करेगी। यहाँ से आप जब प्लांच आएंगे, प्लांच से आप डायरेक्ट गाज़ियाबाद आ सकते हैं। अब जो जब बर्फ़बारी हो जाती है, इस दफ़ा तो उस तरह बर्फ़ हुई नहीं है, नीलाबाट रोड जब ये बंद हो जाती है तो आपको प्लांच या पोर्ट जाने के लिए दिरकोट से जाना पड़ता है, और तकरीबन आपको 1 घंटा लगता है। अगर आप गाज़ियाबाद से जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और आपको 1500 से 2000 रुपये गाड़ी के देने पड़ेंगे। जबकि यहाँ से जो ये रोड ख़राब है, जो बनी नहीं है, अभी इसकी सोलिंग हुई है, 5 साल या 8 साल पहले इसकी सोलिंग हुई थी, आजकल फिर थोड़ा थोड़ा इस पर काम लगा है। तो गाज़ियाबाद से अगर कोई बंदा इस रोड पे प्लांच जाए तो उसको 20 मिनट लगेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड के बनाने का जो न बनने का जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे MLA हैं सिद्दार अतीक अहमद साहब, और अतीक अहमद साहब से ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं जो यहाँ के लोकल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो पहले सिद्दार अब्दुल रऊफ़ खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, वो फ़ौत हो चुके हैं, वो फिर भी दिलचस्पी लेते थे। अब जो यहाँ का ज़िम्मेदारी है चेयरमैन अब्दुल वाहिद साहब हैं और जो लोग हैं, इनको बिल्कुल इस तरह की दिलचस्पी नहीं है। इनसे जब मैंने जब इसकी वीडियो बनाई, लोगों से हमने पूछा तो लोग कहते हैं जी इलेक्शन में हमसे आके वोट मांगते हैं, हम वोट इनको दे देते हैं, लेकिन जब वोट हम दे देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो हम जो उनको कहते हैं कि हमें रोड का क्या होगा, तो कहते हैं जी आपने वोट तो मेजर को दिए हैं। इस दफ़ा कहते हैं जी आपने वोट इफ्तिखार अयूब को दिए। मैं ये कहता हूँ कि इफ्तिखार अयूब साहब की ज़िम्मेदारी अपनी जगह बनती है, वो उनके पास अभी कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत पैसे आ रहे हैं, उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो हमारे MLA हैं सिद्दार अतीक साहब, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं अवामी इलाके की तरफ से आपके इस प्लेटफार्म की वसातत से सिद्दार अतीक साहब की तवज्जो एक दफ़ा फिर इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आप ख़ुद इस रोड का मायना करें, आप जाएँ और इन लोगों को इस मुसीबत से आज़ाद कराएँ। जी शौकत। बहुत शुक्रिया अज़र नज़ीर। नाज़रीन, देखा आपने कि उन्होंने बताया कि ये जो सड़क है ये मकामी जो हमारी सियासी क़यादत है उसकी लापरवाही और गफलत की वजह से तामीर नहीं हो रही और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं हज़ारा आर्ट काउंसिल के ज़रिए इत्माम साफ़ियों को और दीगर मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी सर अंजाम देने वाले लोगों को कुछ अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए। ये एक इवेंट यहाँ बाग में मुनक़िद हुआ था जिसमें मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स भी दिए गए। तो इस हवाले से जो हमारे लिबरल न्यूज़ के हमारे साथी हैं सैयद आमिर अली गर्देजी और इसी तरह शौकत तैमूर साहब, उनको भी अवार्ड मिले। उन लोगों के कमेंट्स हम यहाँ पे नाज़रीन आपको दिखा देते हैं। हज़ारा आर्ट काउंसिल की तरफ से जो बाग के साफ़ियों को और बाग की दीगर कम्युनिटी को अवार्ड दिए गए और सर्टिफिकेट दिए गए, मैं समझता हूँ कि ये कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए गए और इस पे मैं हज़ारा आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और बाकी जो उसकी इंतज़ामिया थी उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लोगों को रिकगनाइज़ किया और उनको सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए। सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मुझे एक हज़ारा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये अवार्ड मिला। उसके अलावा मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो भी सब मेरे साथ इस काविश में शामिल हैं और हज़ारा आर्ट्स काउंसिल का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त अफसाई बख्शी। और इस तरह के अगर इवेंट्स होते रहें तो यकीनन जो एक नौजवान साथी हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी और एक नया जज्बा और बलबला भी पैदा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से, और आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है दिल की बीमारी, दिल के अमराज के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर कमर इकबाल साहब, बाग में आप अपनी जो है वो यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो दिल के अमराज हैं ये क्यों इतने हो रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं ये अमराज जो हैं दिल के हमारे यहाँ? शौकत साहब, दिल की बीमारियाँ पिछले 15-20 साल से हमारे इलाके में अमूमन और तकरीबन सारी दुनिया में इनकी इंसिडेंस या आप उसको यूँ कह लें कि ज़्यादा लोगों को ये बीमारियां लाक हो रही हैं। दिल की बीमारियों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, लेकिन हम इस वक्त जिन बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं ये दिल की वो बीमारियां हैं जो खून की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ने से पैदा होती हैं और ये
तकरीबन मर्दों में इनकी ये ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ख़वातीन के, लेकिन अब जो नई आने वाली सूरत हाल है उसमें ख़वातीन में भी इनकी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और इस के लिए लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो तब्दील हो गया है, एक्सरसाइज कम हो गई है। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये अमराज जो हैं इनकी अलामात क्या होती हैं, कैसे ये महसूस किया जा सकता है कि ये दिल का जो मर्ज़ है वो लाक होने जा रहा है, या ये इस बात का खदशा है कि ये दिल की बीमारी हो सकती है? दिल की जो सीने में दर्द की जो कैफियत है, जो इब्तदाई तौर पर चलने और ख़ुसूसन ज़्यादा तेज़ चलने से शुरू में इसमें सीने में दर्द महसूस होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ़ बढ़ती जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सीने में दर्द हो, बाज़ औक़ात सांस ज़्यादा फूलने लगता है और उससे भी इसका इज़हार हो सकता है, और बाज़ औक़ात दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इब्तदाई तौर पर तो ये अलामात होती हैं। इसमें आम तौर पर यह है कि जब भी आपको ये शुबा हो कि कोई ऐसी तकलीफ़ है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, इसलिए कि बाज़ औक़ात ये देखने में आया है कि लोगों को काफ़ी हद तक इसकी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो इसको मैदे में गैस या कोई और सीने के पट्ठों की तकलीफ़ समझते हैं, और इस वजह से डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचते हैं जब ये बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको ये लगे कि आपको कोई सीने में ऐसा दर्द है जो आम दर्द से थोड़ा मुख्तलिफ है, चलने से होता है, और उसके अलावा आप की उम्र 40 से ज़्यादा है, आप में शुगर की कोई पहले से तकलीफ़ मौजूद है, या आप सिगरेट पीते हैं, या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या आपके ख़ानदान में इस तरह की बीमारी की है, तो उसमें तो ज़्यादा इसके इम्कानात होते हैं कि आपको दिल की तकलीफ़ होगी। ताहम जब भी कभी आपको ये लगे कि आपको कोई सीने में दर्द है और जो चलने से होता है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हिफाजती तदाबीर हैं जो लोग अगर इख्तियार करें, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ लोग इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि लोगों को, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर इसका इलाज बहुत महंगा है और उसके बावजूद यानी ऐसा इलाज मौजूद नहीं है दुनिया में कि वो मुकम्मल तौर पर इससे निजात पा सकें लोग तकलीफ़ से, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि इसको बीमारी लाक होने से बहुत पहले से हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। जैसे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने वज़न को कम रखें और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई डाइट्स जो हैं वो ना लें, और अगर आपको शुगर है तो उससे परहेज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उस आदत को तर्क करें जितना जल्दी मुमकिन हो सके, और इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें, उसको बाकायदगी से चेक करवाते रहें, और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखने से, जिनकी एहतियात करने से दिल की बीमारियों को बहुत हद तक उनसे बचा जा सकता है। खाने पीने की कोई ख़ास? खाने पीने में यह है कि आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिन चीज़ों में हाई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं लोग, घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इनको कम करना चाहिए इनमें, और ज़्यादा सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करने चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिगरेट की आदत को तर्क करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें अपने आप को, और मोटापे से बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना यह था कि हम अगर हिफाजती तदाबीर अपनाएं
کھانے پینے میں احتیاط کریں, ورزش اگر باقاعدگی سے کریں, اور چکناہٹ والی چیزوں سے بچیں. ایسی تمام چیزیں جو ہمیں ہماری صحت کو نقصان دے رہی ہیں اور بالخصوص ہمارے جو دل کی شریانیں ان کو متاثر کر سکتی ہیں, ان سے اگر ہم بچیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.